नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में आपको स्वागत करते हैं। एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए अब हम जो है से मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर के आए हैं। एक चीज आपको हम जरूर बताएंगे कि मॉक टेस्ट प्रतिदिन 10 मॉक टेस्ट हम प्रतिदिन लेंगे और 10 को आपको प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करना है और कमेंट्स में आपको आंसर देना है। आपको कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। अब आपको लिखते भी चलना है कॉपी में आपको कितना आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, इस प्रकार आप लास्ट में कमेंट से बताइए कि टोटल 76 क्वेश्चन आपके पास लाए, 76 क्वेश्चन में कितना आपका आंसर सही हुआ। ठीक है, इस प्रकार आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर करिए। आज का पहला प्रश्न आपका है, जैसे ध्यान दीजिएगा, स्वर्गीय गंगूबाई हंगल किस घराने के प्रतिनिधित्व के रूप प्रचलित हैं? ए में आपका आगरा, बी में किराना, सी में दिल्ली, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन मित्रों आपको हम दे दिए। अब आपको फट से क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक कॉपी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का इसे फट से लिख लीजिए। 2 का आप क्या आंसर देते हो, हम क्या आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि स्वर्गीय गंगूबाई हंगल किस घराने के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रचलित रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों किराना घराना का। क्या हो जाएगा, किराना घराना। हम आपको बॉल आंसर बता दिए। आप यदि कमेंट्स में बॉल आंसर दिए हैं तो 2 का आप सही कर लीजिए, और यदि आप मान लीजिए कि बॉल का यदि बी आंसर आप नहीं दिए क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आप क्या कीजिए कि इसको गलत कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार फिर 3 नंबर में आप जाइएगा। 3 नंबर ऐसे आएगा। 3 नंबर देखिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आपका कि इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए, मतलब इसमें से कौन आंसर आपका सही है। फट से आप इसे 3 नंबर कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका आंसर हम बोल रहे हैं, आपको फट से मिला लेना है। ठीक है, आपको कमेंट से पहले आंसर दे देना है। इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए, तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य, द्रुत एवं विलंबित लय। इसका बी आंसर क्या है, सही है। यदि आप कमेंट में बी आंसर दिए हैं तो सही लिख लीजिए, और यदि मान लीजिए कि बी आंसर आप नहीं दे तो 3 नंबर को क्या कर लीजिए, गलत कर दीजिए। इस प्रकार आपको लास्ट में आंसर बताने में बहुत आसान पड़ेगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर मित्रों बारीकी से केयर करिएगा। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? फट से कमेंट्स में लगातार आंसर दीजिए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ए में आपका 2 है, बी में 7 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपका बी सही हो गया है तो 4 नंबर से लिख करके सही कर लीजिए, और यदि गलत हो गया तो गलत कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा कि मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। मतलब मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है मित्रों? ए में छाती है, बी में कंठ है, सी में हाथ है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य सप्तक की तो ध्वनि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है मित्रों, लास्ट में आप हमको ऑप्शन आंसर भी एक साथ सब भी पीडीएफ का एक साथ आपको आंसर भी देते चलेंगे, आप आंसर भी मिला सकते हैं लास्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कोमल स्वर किसे कहते हैं? जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था या निश्चित से ऊंचा होता है, या फिर जब कोई स्वर अपने शुद्ध अवस्था से जो है बराबर होता है, या फिर जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ही इसका क्या है, सही है। यदि आपका सही हो गया है तो कमेंट्स में सही आप जो है राइट लिखिए और अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि विकृति स्वर किन्हें कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फट से आप कुछ समय आपको दे रहे हैं कि विकृति स्वर के बोलते किसको हैं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि विकृति स्वर किसको बोला जाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है, थोड़ा चढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृति स्वर बोलते हैं। एपल आंसर मित्रों आपको क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यह एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट में आप लगातार भाग लीजिए। 10 मॉक टेस्ट में तो हम लेंगे और 10 में भाग लीजिए तो निश्चित आपका रिजल्ट हो जाएगा। मित्रों प्रश्न है कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? ए में आपका 4 है, बी में 6 है, सी में 10 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं। तो मित्रों इसका आंसर है उपयुक्त में से 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। प्रश्न मित्रों केयर करिएगा कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए? ए में आपका 4 है, बी में 6 है, सी में 10 है, डी में आपका मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न मित्रों केयर करिएगा
कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए। ए में आपका 4 है, बी में 6 है, सी में 10 है, डी में आपका मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए, तो 10 लक्षण माने गए हैं। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर मित्रों आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जाति गायन का प्रचार किनके काल में था। मित्रों बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि जाति गायन का प्रचार किनके काल में था। जिस प्रश्न का आंसर आपको सही हो जा रहा है उसको आप ऐसे नंबर दे करके सही कर लीजिए, और यदि मान लीजिए यदि गलत हो जा रहा तो गलत कर लीजिए, और लास्ट में आप गिन करके बताइए कि कितना आपका सही हुआ। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल भरत साहब के काल में जो है जाति गायन का जो है प्रचार बहुत ज्यादा था। अगला प्रश्न आपका है कि ध्यान दीजिएगा मित्रों, हाँ एक सेकेंड, एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका तिबरा, बी में एक ताल, सी में झपताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि ख्याल गायन के साथ जो है आपको एक ताल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बॉल क्या है, सही है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है 10 मात्रा की ताल कौन सी है। 10 मात्रा की ताल कौन सी है मित्रों, फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, और सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दे दीजिए मित्रों। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झपताल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। यह मॉक टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में वाद्यों को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है। पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में वाद्यों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। फट से मित्रों भूखायल शेर की तरह आप कमेंट्स में आंसर दे दीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। सभी का आंसर सही आ रहा है, और इसे मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से सुशील वाद्य कौन सा है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों बताइए कि इनमें से सुशील वाद्य कौन सा है। तो मित्रों इनमें से सुशील वाद्य आपका कौन है, हारमोनियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। जैसे कहने का मतलब 13 नंबर प्रश्न, 13 का यदि आप यदि कमेंट्स में आंसर दिए हैं और हम भी आपको बी ही बता दिए, तो 13 नंबर कॉपी में लिख करके सब सही कर लीजिए। यदि गलत होता तो क्या कर लीजिए, गलत लिख लीजिए, ठीक है, ताकि लास्ट आपको गिन करके काउंट करके बताना आपके लिए आसान पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका है ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है। पीर बख्श साहब, कादिर बख्श साहब, नथन पीर बख्श साहब, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नथन पीर बख्श साहब। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है। हारमोनी का, मेलोडी का, राग का, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हारमोनी का। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी यम, नियम, व्यम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यम। यम है हम। अगला प्रश्न आपका है गमक किसको कहते हैं। बताइए गमक की कुल संख्या कितना है, 15 है। तो बताइए कि गमक किसे कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वालों को चित्त को सुखदाई दे उसे क्या बोलते हैं, गमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका गमक के कितने भेद हैं। आपको आई कि गमक के कितने होते हैं, गमक के कितने भेद है। तो मित्रों इस गमक के कुल कितने भेद है, 15 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं। 6, 4, 5, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3 ताल में कुल 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग चलेंगे कि नाट्य शास्त्र में वृंदवादन के लिए संज्ञा है। नाट्य शास्त्र में वृंदवादन के लिए संज्ञा है भूपत, गावत, तुपत, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा, ठीक है। परंतु आपको हम बताते चलते हैं कि मित्रों नाट्य शास्त्र में वृंदवादन की जो संज्ञा है उसको कुतप बोलते हैं, कुतप, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। अगला प्रश्न आपका है स्वर्गीय गंगूबाई हंगल किस घराने के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रचलित थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको रिपीट हो चुका है, फट से कमेंट्स आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किराना घराना, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर कि दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारा जाता है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधरे। ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। राग यमन का वादी स्वर क्या है, बताइए। राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि सा रे प उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। सा नी ध प ग किस राग का द्योतक है? यमन, शुद्ध कल्याण, देश का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध कल्याण। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों आपका, एक मात्रा में जब दो मात्रा का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एक मात्रा में जब दो मात्रा का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एक गुण, द्विगुण, तीन गुण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुण। ठीक है मित्रों, एग्जाम का समय बहुत कम है इसलिए फास्ट लेकर के चलना जरूरी है, इसीलिए हम आपको मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। अब जो मित्रों हम आपको बता रहे हैं कि अब जो हम लास्ट में जो है पीडीएफ के लास्ट में क्लास के अंत में हम सभी प्रश्नों का आंसर एक साथ दे देंगे ताकि आप आराम से आंसर मिला सकते हैं। अचल स्वर किसे कहा गया है? अचल स्वर किसे कहा गया है मित्रों? आप तुरंत आंसर दीजिए कि अचल स्वर किसे कहा गया है। तो आपको बताते चले कि अचल स्वर जो है सा और प को अचल स्वर बोला गया। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। विकृति स्वर कितने होते हैं? यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो म्यूजिक से आपको पढ़ने की कोई अधिकार नहीं है। यदि बहुत इजी प्रश्न है कि विकृति स्वर किसे कहते हैं, तो मैं तो बताते चले कि विकृति स्वर जो है से 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, जाकिर हुसैन के पिता का नाम बताएं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर ए में है करामतुल्लाह, बी में अल्लाह रखा खां होगा, अल्लाह रखा खां, और सी में मुन्ने खां, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लाह रखा खां। ठीक है, इस प्रकार यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दूसरे नंबर में किसी अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, गंधार का संवादी स्वर है, गंधार का संवादी स्वर है। मित्रों तुरंत आंसर दीजिए कि गंधार का संवादी स्वर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर। ठीक है, आपको कमेंट्स में आंसर देना है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्ध दर्शक स्वर कहा जाता है? मध्यम, षडज, पंचम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम को ए पर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित वेंकट मुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती हैं? ए में 4, बी में 6, सी में 9, डी में 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पंडित वेंकट मुखी के अनुसार रागों की जो कुल जातियां मानी गई मित्रों 9 मानी गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, तानसेन की गायकी का नाम है, तानसेन की गायकी का नाम है। तो ए में ध्रुपद, बी में ए में टप्पा, बी में ध्रुपद, सी में ठुमरी, डी में 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद। तानसेन की गायकी का नाम क्या है? तो ध्रुपद है। अगला प्रश्न मित्रों आपका है संगीत, चित्रकला तथा काय में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान है? लय, रंग, शब्द, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ये में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है लय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। क्या होगा? शब्द। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया। अगला प्रश्न आपका है कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? राग का परिचय कराना, लोकगीत सिखाना, अस्थाई की स्वरलिपि बताना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ए पर, राग का परिचय कराना। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार दें और इसे अपना स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? ए में मेलापक, बी में रूपमालक, सी में अल्पतगान, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ए मेलापक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है नाट्यशास्त्र निम्न में से किसकी रचना है?
यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं कमेंट्स में दिए तो बहुत दुख की बात है कि नाट्य शास्त्र किनकी रचना है। तो मित्रों बताते चले कि नाट्य शास्त्र जो रचना है मित्रों भरत साहब का, भरत मुनि का। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है कि हाथी दौड़ के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों, यहां पर होगा, सभी तारों में घुड़ंच और कील के मध्य पिरोई जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुल, मनका, अदक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से केयर करिएगा। सॉरी मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और डी आपको हम लिखे हुए ई में टिक लग गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। विपंची किस बात से जुड़ा हुआ है? वीणा, सरोद, सितार या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विपंची एक प्रकार का मित्रों वीणा है। क्या है? वीणा, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है? तो मैहर अलाउद्दीन खां, स्वर्गीय निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर है? सही है, डी नंबर। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि किस स्वर की दो श्रुतियां होती है? किस स्वर की दो श्रुतियां होती है? मित्रों फट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, केयर कीजिएगा कि जो ग जो होता है स्वर, ठीक है, इसकी जो से दो श्रुतियां होती है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करिए। अगला प्रश्न आपका है दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मित्रों 8 गोले टुकड़े को आपको गट्टा कहते हैं। स्याही या बुद्ध या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको गट्टा बोला जाता है। ठीक है, आता है भी प्रश्न में कि तबले में कितने गट्टे का प्रयोग होता है? तो 8 गट्टे का प्रयोग होता है। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिए कि जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए में आश्रय राग, बी में वादी, सी में संवादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आश्रय राग। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग 44 नंबर प्रश्न पर चलेंगे मित्रों कि कौन सा दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में प प, बी में म प, सी में सा प, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, म और प। ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधित्व थे? ए में आगरा, बी में पटियाला, सी में दिल्ली, डी में एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटियाला घराना। सभी प्रश्न का आंसर मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। यह जीवन में उद्देश्य रखिए। राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताइए। राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताइए। तो मित्रों को बताते चले कि राग यमन का वादी संवादी जो स्वर है, ये में आपका मित्रों ग और नी है, बी में म और सा है, और सी में जो आपका है सा और प है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। ठीक है, गा और नी जो है, ग और नी वादी संबंधी स्वर है यमन राग का। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है लय कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों लय का कुल कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है? षड्ज, तीव्र, मध्यम, शुद्ध मध्यम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है? तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 का आंसर है मित्रों आपको एप्पल, मतलब षड्ज। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। निम्न में कौन से जोड़े की ताले मात्राओं की दृष्टि से मेल है? ए में रूपक तीव्रा, बी में लक्ष्मी गणेश, सी में धमार दीपचंदी। तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए और सी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। मतलब गणेश तीव्रा, धमार और दीपचंदी, गणेश तीव्रा, धमार और
दीपचंदी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? ए में 6 है, बी में 2 है, सी में आपका 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मित्रों बताइए, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ताल में कुल 6 प्रकार के अंग होते हैं। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ए में वादी, बी में वर्ज्य, सी में विवादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों को बताते चले कि राग में न लगने वाले स्वर को वर्ज्य स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि कौन सा स्वर तीव्र भी होता है? प, सा, म उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा म जो है से तीव्र स्वर के अंतर्गत आता है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सभी प्रश्न का आंसर आप लोग एक साथ इतने सारे बच्चे मिलकर कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं, इसलिए सभी को धन्यवाद। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट भी, ऑर्डर भी, किसी अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे और सभी बच्चे एक साथ पढ़ना यदि शुरू कर देंगे तो सभी का रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। प्रश्न है कि इचलंकर जी कर किसके गुरु थे? ए में भारत खंडे, बी में स्वयं गंधर्व, डी में आपको विनायक पटवर्धन राव, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों कि रूपक ताल में कितने मात्राएं हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? 7, 9, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रूपक ताल में कुल जो 7 मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य सा से तार तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ए में अवरोह, बी में पकड़, सी में आरोह। तो मित्रों को बताते चले कि उतरते हुए स्वर को अवरोह करते हैं और चढ़ते हुए स्वर को क्या बोलते हैं? अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिएगा। निम्न में से ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? ए में तिलक कमोद, बी में भैरव, सी में भैरवी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब तिलक कामोद। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा कि परमेल प्रवेशक राग है। ए में भैरव, बी में काव्य, सी में जय जयवंती, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों परमेल प्रवेशक राग है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा जय जयवंती, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है? सही है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और आप जैसे सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। और जो धूम कीट तक किस वाद्य का बोल है? ए में पखावज, बी में मृदंग, सी में घटम, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मृदंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है सितार में ध्यान दीजिएगा कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? ए में बाज कतार, बी में जोड़ी कतार, सी में चिंकारी कतार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते? ए में डंडा, बी में मनका, सी में खूंटी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी से उसको मिलाते हैं। ठीक है, अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? तो खूंटी से मिलाते हैं। मित्रों जैसे फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न का हम सी आंसर बोले। यदि आप भी सी कमेंट्स में दिए हैं, आपका सही हो गया तो आप सही कर लीजिए और गलत होते क्या कर लीजिए? गलत कर लीजिए। फिर 62 नंबर में इसी तरीके से चलेंगे। फिर 62 नंबर हम पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। यदि आप आंसर पहले कमेंट पे डाल दिया कीजिए, उसके बाद आपको हम आंसर बताएंगे तो आपको टैली 100% हो जाएगा कि मेरा सही हुआ या गलत हुआ। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि 4 ताल में कितनी तालियां होती हैं? जैसा देश वैसा
भेष। ठीक है, इतना आपको जरूर हिंट से करेंगे कि इसी प्रश्न में इसका आंसर मित्रों दिया हुआ कि 4 ताल में कितनी तालियां होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 ताल में कुल 4 तालियां होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किसका बना होता है, पीतल का, लोहा का, चांदी का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों को बताते चले कि महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार जो बना होता है आपको लोहा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। झपताल में कितनी खाली होती है, फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि झपताल में कितनी खाली होती है। तो मित्रों ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि झपताल में 1 खाली होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिए मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है, ए में शुद्धा, बी में कनलांगी, सी में अभोगी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनलांगी बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे, पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे। तो मित्रों ए में विष्णु दिगंबर, बी में है पंडित नारायण राव, सी में भारत खंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के शिष्य कौन थे, तो पंडित विष्णु नारायण पटवर्धन साहब। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा है, ए में लोचन साहब, बी में सोमनाथ, सी में श्रीनिवासन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्रीनिवासन साहब। अगला प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। बताइए मित्रों कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। संगीत रत्नाकर में कुल 7 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है, ए में मेल, सी में थाट, डी में आपका राग रागनी और सी में राग रागनी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण प्रचलित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। ठीक है, मेल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिए कि औड़ो जाति का राग कौन सा है, औड़ो जाति का राग कौन सा है, ए में भोपाली, बी में खमाज होगा और सी में देश, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि औड़ो जाति का राग कौन सा है। तो मित्रों औड़ो जाति का जो राग है आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि भूपाली, क्या हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वेंकटमुखी ने कौन सी पद्धति की रचना की, ए में मेल है, बी में राग है, सी में स्वर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। ठीक है, मतलब मेल, क्या हो जाएगा, मेल। ठीक है, एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिए मित्रों कि हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य दो स्वरित पद्धतियां प्रचलित है। तो ए में आपका मित्रों भरत साहब और विष्णु दिगंबर साहब, बी में भारत खंडे सारंगदेव, सी में भारत खंडे भरत साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर पर। तो आपको हम आंसर बताते चल रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों भारत खंडे विष्णु दिगंबर, भारत खंडे विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मित्रों कि भारत खंडे जी ने ठाटों की संख्या कितनी मानी, ए में 12, बी में 10, सी में 17, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि भारत खंडे जी ने कुल जो है से ठाटों की संख्या 10 माने हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, ध्यान दीजिएगा कि आश्रय राग कितने माने गए हैं, 14, 17, 10, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा आश्रय रागों की कुल संख्या 10 मानी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मित्रों सभी 74 प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर जैसे प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। इस क्लास को पूर्ण रूप से सजाने और व्यवस्थित करने में शिवानी मैम का जैसे बहुत बड़ा योगदान रहता है। और शिवानी मैम जैसे प्रतिदिन आर्ट ऑफ टीचिंग बाल विकास का जो है प्रश्न जो है आपके पास प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं। सुबह 7 बजे रात्रि 7 बजे क्लास लेती हैं, अतः रात्रि में 7 बजे आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं कि आप लोग के लिए शिवानी मैम कितना मेहनत कर रही हैं। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो इस चैनल को मित्रों अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें। मित्रों लाइक करना ना भूलें और इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। और मित्रों इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अब आप लोग बताइए कि आपको टोटल 74 प्रश्न में आपका कितना सही आंसर हुआ। फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कितना आपका आंसर सही हुआ। यदि आप सही आंसर देना सीख जाते हैं तो निश्चित आपका रिजल्ट हो जाएगा मित्रों। और इसी तरीके से सभी फटाफट अपना एक काम और कर सकते हैं कि नाम और नाम के बगल में आप अपना लिख दीजिए कि 74 बटा मान लीजिए कि 60 आया, 74 बटा 55 आया, 74 बटा 74 आया, जितना भी आया आपका उतना आंसर आप लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, ठीक है। मित्रों आपको कोर्स खरीदने की अति आवश्यकता है, तब इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर करके व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको तत्काल मित्रों ई बुक और पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।